कल सुबह 11 बजे संसद बैठेगी तो टॉपिक चेंज होगा। माहौल बिल्कुल बदला हुआ होगा। संसद में बात न जंतर मंतर की होगी, न राम मंदिर चढ़ावा चोरी की होगी। मॉनसून सेशन का तीसरा हफ्ता शुरू होने से पहले सारी लामलाइट पप्पू यादव ने बटोर ली। मॉनसून सत्र का पहला हफ्ता हंगामे में निकल गया था। दूसरे हफ्ते में 2 दिन काम हुआ और 2 बिल पास हुए। शुक्रवार को पार्लियामेंट हाउस के गेट पर एक सियासी ड्रामा हुआ था, जिसकी एफआईआर हुई और आज पप्पू यादव के घर चाकूबाज घुसने से सीन फिर से बदल गया। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, एंटी मोदी कैंप ने मोदी के खिलाफ जो प्लान बनाया है वो कैसे एक एक करके एग्जीक्यूट हो रहा है और मोदी का पलटवार कैसे हो रहा है, सब देखते हैं इस रिपोर्ट में। क्या नरेंद्र मोदी के सियासी शत्रु 15 अगस्त का जश्न बिगाड़ना चाहते हैं? पंद्रह अगस्त फीका करने के लिए सियासी शत्रुओं ने क्या प्लान बनाया है? क्या 15 अगस्त से पहले मोदी के लिए नए नए प्रॉब्लम क्रिएट किए जाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी 2 हफ्ते में बाजी पलटने वाले हैं? सोमवार से मानसून सत्र का तीसरा हफ्ता शुरू हो रहा है। तीसरे हफ्ते संसद में हंगामे की जोरदार बारिश होने की आशंका है। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अगले 13 दिन संसद के लिए, देश के लिए और देश की सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल दुश्मनों ने 15 अगस्त तक के लिए विशेष प्लानिंग की है। उनकी प्लानिंग वाली लाल डायरी के 5 पन्ने हैं। मोदी के पॉलिटिकल दुश्मनों की लाल डायरी के पहले पन्ने में राम मंदिर है। शुक्रवार को संसद भवन के मकर द्वार पर पप्पू यादव, राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद के साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसदों का शॉर्ट ड्रामा थाने तक पहुंच चुका है। एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है। अब सोमवार से इस मुद्दे पर संसद के हंगामे के आसार हैं। मोदी विरोधियों की लाल डायरी का दूसरा पन्ना डीलिमिटेशन बिल का है। राहुल गांधी को सबसे ज्यादा डर डीलिमिटेशन बिल से ही लग रहा है। राहुल को लगता है कि अगर यह बिल पास हो गया तो फिर बीजेपी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। मॉनसून सत्र के पहले और दूसरे हफ्ते जंतर मंतर ने डीलिमिटेशन बिल को रोक लिया। तीसरे हफ्ते में इसे रोकने के लिए राहुल गांधी तमिलनाडु पहुंच गए। विपक्ष की लाल डायरी का तीसरा पन्ना जंतर मंतर का है। मोदी सरकार जंतर मंतर से आगे बढ़ चुकी है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करा देने वाला जंतर मंतर विपक्ष अभी छोड़ना नहीं चाहता। इसी जंतर मंतर मॉड्यूल से वो अमित शाह का विकेट गिराना चाहता है। लाल डायरी का चौथा पन्ना गालियों का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंतर मंतर पर दी गई गालियों के लिए जेनजी को माफ कर दिया, लेकिन मोदी गालीबाज सियासी दुश्मनों को माफ नहीं, साफ करेंगे। मानसून सत्र के तीसरे हफ्ते में इसका भी टेस्ट होगा। लाल डायरी का 5वां पन्ना भगवा का है। सावन चल रहा है, कांवड़ की यात्रा शुरू हो चुकी है। यूपी के सहारनपुर में इमरान मसूद जैसे घोषित मोदी शत्रु कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं। अखिलेश यादव इटावा के केदारेश्वर महादेव मंदिर का वीडियो बना रहे हैं। 15 अगस्त को फीका करने के लिए मोदी विरोधियों ने जो प्लान बनाया है, उसका महत्वपूर्ण चैप्टर है राम मंदिर। ये अखिलेश यादव का पेट प्रोजेक्ट है। अखिलेश यादव को इन दिनों सपनों में भी राम आते हैं। अखिलेश प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वहां भी राम और हनुमान के जयकारे लगाए जाते हैं। लखनऊ में अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो राम और हनुमान का रूप धरकर कलाकार बुला। अखिलेश यादव ने सपा विधायकों के साथ इन कलाकारों को 51 हजार रुपए का चढ़ावा चढ़ाया। अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से 51 हजार हम लोग दोनों को देते। अखिलेश यादव के लिए राम मंदिर का ये चैप्टर 2027 के यूपी चुनाव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
लेकिन संसद भवन में कांग्रेस से जुड़े निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को भगवा ड्रेस पहनाकर ड्रामे के लिए बुलाया गया था। राहुल गांधी यूपी में अखिलेश के पार्टनर हैं, इसीलिए इस ड्रामे में राहुल गांधी भी शामिल हुए। इस ड्रामे पर राहुल, पप्पू और अवधेश प्रसाद पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन मामला वहां खत्म नहीं होता। पप्पू यादव ने राम को छोड़कर शिव जी की भक्ति शुरू कर दी है। नए वीडियो में रील में पप्पू यादव शिवलिंग पर अभिषेक करते हुए दिख रहे हैं। पूरी मर्यादा में किसी व्यक्ति को कोई गाली तो नहीं दिया, किसी साधु का नाम तो नहीं लिया। ये मामला क्यों दर्ज हो गया? होता रहता है। सनातन की रक्षा और इस भारत के 100 करोड़ के आस्था के लिए हम 1 लाख बार कुर्बान हो। जितना बार इसको मारना हो और जितना केस दर्ज करना हो करो। सदन में तो हमारे नेता राहुल गांधी को एलओपी को बोलने ही नहीं देता है, बाहर में बच्चों को गोली चलाता है, बेटियों के कपड़े फाड़ते हैं, सारा क्वेश्चन चोरी करता है, फिर कहां आवाज उठाए सनातन की रक्षा की। शाम 6 बजे के करीब इस ड्रामे का नया सीन रिकॉर्ड हुआ। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव जब दिल्ली के अपने बंगले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तभी एक अज्ञात व्यक्ति वहां चला आया और उसने हमला करने की कोशिश की। पप्पू यादव के समर्थकों ने उसे पकड़कर पीट दिया। बाद में पप्पू यादव ने एक चाकू दिखाया जिसे कथित तौर पर हमलावर लेकर आया था। पप्पू यादव का क्या गुनाह है? गुनाह गिरी का है, चप्पत राय का है, हमारा क्या गुनाह है? हमने कोई गुनाह किया है क्या? हमने क्या चोरी की? शंकराचार्य को ये लोग पीटे, संत को ये लोग पीटते हैं, चोरी ये लोग करते हैं। 200 सोना किलो सिंधी का चुरा लिए, सोना चुरा लिए, केदारनाथ, बद्रीनाथ। सर, सपा जो आपका साथ दे रही थी वो कह रही है आपको माफी मांग लेनी चाहिए। यहाँ पर पप्पू यादव के जो भैया कौन सपा बोल रहे हैं, कौन हमको तो नहीं पता। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी ऐसा टॉपिक है जिस पर बीजेपी बहुत कंफर्टेबल नहीं है। कवर फायर देने के लिए संत समाज आगे आया। काशी में अखिल भारतीय संत समिति ने पप्पू यादव और राहुल गांधी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। अयोध्या में भी संतों ने संसद भवन परिसर में हुई नौटंकी का विरोध किया। माननीय सांसद पप्पू यादव जी, अवधेश प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो स्वांग रचा है संसद के परिसर में, वो विरोध नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो सनातन संस्कृति का उपहास है, वो संत समाज का परिहास है और वो भारत की परंपराओं पर अट्टहास है। देखिए, लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है, लेकिन किसी भी वर्ग की इस प्रकार आस्था पर आघात करना ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस किसी भी तरह इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है, क्योंकि 27 के यूपी चुनाव में ये उससे भी बड़ा मुद्दा दिख रहा है। सनातन धर्म की होलसेल व्यापारी न बन जाए भारतीय जनता पार्टी। आस्था एक व्यक्तिगत विषय है। मॉक पार्लियामेंट में बहुत सी चीजें बाहर निकल के की जाती हैं। अगर पप्पू यादव कर रहे थे, मैं उसे मॉक पार्लियामेंट का हिस्सा मानता हूँ। पप्पू यादव पर सर काफी जगहों पर केसेस दर्ज हो गए हैं यूपी में और काफी जगहों पर। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि पप्पू यादव जी ने जो पार्लियामेंट परिसर में किया है, मॉक पार्लियामेंट का स्वरूप था, जो लोकतंत्र का हिस्सा है। मुझे नहीं लगता कुछ गैर कानूनी है। अब जिनको लगता है वो करेंगे, कोर्ट फैसला करेंगे। सोमवार 3 अगस्त से ही यूपी विधानसभा का भी मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। समाजवादी पार्टी वहां भी राम मंदिर का मुद्दा उठाने की तैयारी कर रही है। जंतर मंतर में सपा का इंटरेस्ट नहीं था। संसद में पप्पू यादव वाले ड्रामे ने सपा को मौका दे दिया। पक्ष खासतौर से समाजवादी पार्टी तैयार है। उनका कहना है कि राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुई वो बड़ा मुद्दा है, पेपर लीक बड़ा मुद्दा है, कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है। तो उनके जवाब, विपक्ष मुद्दा विहीन है और चढ़ावा चोरी
कोई मुद्दा नहीं है। वो जिस कर्मचारी ने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया उनको पुलिस ने पकड़ लिया है। बाकी एसआईटी जांच चल रही है। समय सदन का बर्बाद करने का अगर उन्होंने ठान रखा है तो वो अलग बात है, अन्यथा उनको सदन में जो सवाल हो सरकार से उसका जवाब सरकार देने को तैयार है। कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी का, अपराध का, माफियागिरी का, दंगों का युग अब उत्तर प्रदेश में आने वाला नहीं है। अब सुशासन है, विकास है, गरीब कल्याण है, महिला सशक्तिकरण है, युवाओं की उज्जवल भविष्य, अन्नदाताओं की आमदनी बढ़ाने के प्रयास है। राहुल गांधी ने अचानक टॉपिक चेंज कर लिया है। जंतर मंतर वाला जंतर छोड़कर राहुल ने डीलिमिटेशन वाला मंत्र जपना शुरू कर दिया है। इसीलिए राहुल गांधी भागे भागे तमिलनाडु पहुंचे। 17 अप्रैल को राहुल ने ममता, उद्धव, पवार, अखिलेश और स्टालिन के साथ मिलकर मोदी सरकार का डीलिमिटेशन बिल गिरा दिया था। इनमें से ममता बनर्जी का विकेट गिर चुका है। उद्धव ठाकरे का भी विकेट डाउन हो चुका है। शरद पवार दोनों एंड से बैटिंग कर रहे हैं। अखिलेश यादव अभी राहुल के साथ हैं, मगर स्टालिन राहुल से दूर जा चुके हैं। राहुल गांधी तमिलनाडु पहुंचे तो डीएमके और स्टालिन का नाम लिए बिना एक बड़ा बयान दे दिया और स्टालिन पर प्रेशर बढ़ाने का प्रयास किया। Delimitation is designed to disenfranchise, to take away power from the people of Tamil Nadu. This is a BJP conspiracy. There was a historical character in Tamil Nadu called Attappan. Attappan is basically symbolic of the betrayal of the people of Tamil Nadu. Anybody who supports delimitation is betraying Tamil Nadu, is betraying the future of Tamil Nadu, is allowing the RSS and BJP to attack the people of Tamil Nadu and the future of Tamil Nadu, and is a Attappan. राहुल का कहना है कि हर तमिल पार्टी को डीलिमिटेशन बिल का विरोध करना चाहिए। अगर कोई इस बिल का समर्थन करता है तो वो तमिलनाडु की जनता के साथ धोखा करेगा। परिसीमन बिल तमिल लोगों की राजनीतिक ताकत छीनने की साजिश है। जो इस बिल का समर्थन करेगा, इतिहास उसको 21वीं सदी के एट्टप्पन के रूप में याद रखेगा। 2026 में परिसीमन होना है तो फिर संविधान के विपरीत जाकर के बात कर रहे हैं। इसका मतलब संविधान की पुस्तक वो हाथ में रखते हैं दिखाने के लिए, अंदर लिखा क्या वो पढ़ते नहीं है। कब तक ये हम सीटों को फ्रीज करके रखेंगे जी, ये बताइए। 50 साल पहले ये निर्णय हुआ था, अब तक लगातार यही होता रहेगा। सीटों की बढ़ोतरी वाला मुद्दा लगातार सबसे चर्चा करके आगे बढ़ाया था। बजट सत्र के बाद 3 दिन का एक विशेष सत्र बुलाया था, सबने अपनी बात रखी थी। उस समय तो राहुल गांधी जी ने ये बात नहीं रखी। जो अब ये नॉर्थ साउथ डिवाइड करने की बात, इसका मतलब उनकी मानसिकता ही डिवाइड करने की है। भारत सरकार लगातार 12 साल से चल रही है। इतनी स्थिरता दुनिया के किसी भी लोकतंत्र वाले मुल्क में नहीं है। ब्रिटेन में पिछले 10 साल में 7 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। इटली में पिछले 10 साल में 5 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। जापान में पिछले 5 साल में 4 प्रधानमंत्री बदल चुके। जर्मनी में पिछले 5 साल में 3 चांसलर बदल चुके। ऑस्ट्रेलिया में पिछले 13 साल में 5 प्राइम मिनिस्टर बदल चुके हैं। कई देशों में एक साल में प्रधानमंत्री बदल जाते हैं। नरेंद्र मोदी के विरोधी भारत में भी वही हालात चाहते हैं। इसीलिए जंतर मंतर होता है, इसीलिए संसद मार्च की कॉल दी जाती है, इसीलिए हजारों की भीड़ संसद में घुसने की कोशिश करती है। और देश की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कि एक दिन लोग देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को उनके ऑफिस से बाहर खींच लाएंगे। सबसे बड़े हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह साहब। आपका मुंह भी नहीं खुल रहा। क्या कोई स्टिच कर दिया क्या? मुंह को बंद कर दिया? आप
बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते। एक दिन हम बाहर खींच के लाएंगे। दरअसल मोदी के पॉलिटिकल दुश्मन सदमे में खास तौर पर 4 मई के बाद से दर्द बहुत बढ़ गया है। बंगाल चुनाव के रिजल्ट ने, तृणमूल कांग्रेस की टूट ने, शिवसेना यूबीटी में हुई फूट ने, परिसीमन पर शरद पवार की 2 टूक ने और डीएमके और इंडी में अलगाव ने मोदी विरोधी खेमे, विपक्षी खेमे को बेचैन कर दिया है। मोदी विरोधियों को मोदी से ज्यादा अमित शाह से डर लगता है। इसीलिए राहुल गांधी सबसे पहले अमित शाह का विकेट गिराना चाहते हैं। अमित शाह के बाद राहुल नरेंद्र मोदी पर निशाना लगाने की सोचते हैं। युवाओं को मारने का ऑर्डर, लाठी चलाने का ऑर्डर, पैलेट गन का यूज का ऑर्डर, या फिर इनको मालूम ही नहीं था। होम मिनिस्ट्री चल रही है, अमित शाह जी कुछ और कर रहे हैं। होम मिनिस्टर को मालूम नहीं कि भैया किसी ने पैलेट गन चला दी, किसी ने मतलब लाठी मार दी, वो किसी और दुनिया में थे। यही 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तीसरी तो हो ही नहीं सकती। तुम्हारा कहना है आइदर पॉसिबिलिटी, इनको जाना है, इनको हटाया जाना चाहिए। 140 करोड़ आबादी वाले देश के प्रधानमंत्री को बदलना इतना आसान नहीं है। भारत में प्रधानमंत्री बदलने का एक ही तरीका है, चुनाव लड़ो, बहुमत लाओ, कुर्सी पाओ। फिलहाल बहुमत नरेंद्र मोदी के पास है। 12 साल हो गए और 2029 के लिए भी मोदी मैदान में। विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है। क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है, तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, दूर हो। यही इस अभियान का उद्देश्य है। इसलिए हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहें और उससे दूर रहें। जब विरोधी मोदी को डाउन नहीं कर पाते तो मोदी को गालियां देते हैं। इस बार मोदी को जेनजी से गालियां दिलवाई गई। नरेंद्र मोदी ने सभी बच्चों को माफ कर दिया। इससे विरोधियों का गाली वाला प्लान फेल हो गया। अगर मोदी ने माफ नहीं किया होता, अगर बच्चों पर एफआईआर हो जाती, अगर बच्चों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते, तो विरोधी इसका भी फायदा उठाने की कोशिश करते। बच्चों की कीमत पर मोदी के विरोधी मोदी को टारगेट करते। प्रधानमंत्री ने उनके पूरे प्लान पर पानी फेर दिया। यहीं से मोदी विरोधियों की स्ट्रेटेजी का 5वां पन्ना खुलता है। जब कोई प्लान काम न करे तो चुनाव में उतरना पड़ता है। राहुल गांधी के लिए करो या मरो वाला चुनाव 2029 में होगा। उससे पहले यूपी का चुनाव है, उत्तराखंड का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है, गुजरात का चुनाव है, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का चुनाव है, कर्नाटक का चुनाव है। नरेंद्र मोदी की भगवा फोर्स के सामने चुनाव में विरोधियों को सरेंडर करना पड़ता है। इसीलिए मोदी के कट्टर से कट्टर विरोधी भी भगवा की शरण में आ रहे हैं।